तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम में से एक है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें डेवलप होती है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और ग्रास की सबसे खास बात यह है कि इसका जो साइकिल होता है वो भी काफी कम टाइम में स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर थोड़ा बहुत हो, साथ में रेनफॉल ठीक ठाक ना भी हो, तो रेनफॉल अप्रोक्स 50 टू 75 सेंटीमीटर, और ये जो मिलता है किसी भी कॉन्टिनेंट के सेंटर में, मान लीजिए अपना इंडिया है, तो इंडिया के सेंटर वाले पार्ट में आपको ग्रासलैंड दिखेगा, क्योंकि या तो रेनफॉल वेस्ट कोस्ट से आएगी या ईस्ट कोस्ट से आएगी। बीच वाले एरिया में रेनफॉल नहीं होती, और जिस एरिया में रेनफॉल थोड़ी सी कम होती है वहां पर प्लांट का ग्रो होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उस एरिया में ग्रासलैंड होती है। और सबसे ज्यादा ये जो ग्रासलैंड है ये अफ्रीका के सवाना एरिया में दिखाई देती है, तो इसे सवाना एरिया भी या सवाना क्लाइमेट के रूप में भी जाना जाता है। और इस ग्रासलैंड का फायदा एक और ये है, इसमें बहुत सारे एनिमल जो इस पर डिपेंड होते हैं उनके लिए फूड अवेलेबल कराती है। साथ में ग्रासलैंड का साइकिल और छोटा होता है, तो ह्यूमस काफी ज्यादा होता है, तो न्यूट्रिएंट में काफी रिच होता है, और इसलिए ग्रासलैंड को चारे के लिए, जो हमारे एनिमल होते हैं उनके ग्रेजिंग के लिए, साथ में फिर इन ग्रासलैंड को ह्यूमन बीइंग ने कट कर दिया, और कट के बाद ये ग्रासलैंड चेंज हो गए एग्रीकल्चर फील्ड में। तो अभी जो भी हम एग्रीकल्चर करते हैं कहीं ना कहीं वो ग्रासलैंड वाला जो एरिया है उसी में होती है, और धीरे धीरे उसी में हम लोगों ने वीट, साथ में राइस, मेज, ये सब प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए। जैसे इंडिया में भी अगर देखें तो आप देखेंगे जो हिमालय के नीचे वाला पार्ट है, गंगा यमुना प्लेन, वो कहीं ना कहीं एक ग्रासलैंड एरिया है, और उस एरिया में अभी हमारा एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा डेवलप है, और वहीं पर इंडिया का ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ। तो उस एरिया में आपको गंगा यमुना वाले एरिया में प्लांट बहुत कम दिखेंगे, ट्री, ग्रास काफी ज्यादा दिख जाएगी क्योंकि रेनफॉल कम होती है। तो इंडिया के अंदर भी इसका डेवलपमेंट काफी हुआ है, और अगर हम टोटल लैंड की बात करें तो टोटल लैंड पर अप्रोक्स 20% ग्रास लैंड हमें दिखाई देता है, मतलब 1/5 हमारी अर्थ पर जो लैंड एरिया है उसका 1/5 पर ग्रास लैंड है। और ऐसे अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रास लैंड है उसे प्रेरी प्रेरीज के नाम से जाना जाता है,
तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई प्रेरीज क्या है, किस कॉन्टिनेंट में मैच करने के लिए पूछ जाएगा। पहली बात, ये ग्रासलैंड है और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलता है। ऐसे ही यूरेशिया, यूरोप प्लस रसिया, जो दोनों पार्ट में पाया जाता है, यूरोप में भी साथ में एशिया में भी। यहां पर जो ग्रासलैंड है इसे कहते हैं स्टेपीज। तो यूरेशिया में जो ग्रासलैंड मिलती है उसका नाम है स्टेपीज। और अफ्रीका की ग्रासलैंड काफी ज्यादा फेमस है, जिसके बेस पर ग्रासलैंड कोई सवाना इकोसिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर मिलता है सवाना। और इस सवाना में आपको बहुत सारे एनिमल आपको मिल जाएंगे, जैसे जेब्रा है, वो भी आपको इस एरिया में मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया जो सबसे अलग एक कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया के एरिया में भी आपको ग्रासलैंड दिखाई देती है सेंटर वाले पार्ट में। और वहां की ग्रासलैंड को जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है डाउन्स। डाउन्स के नाम से ऑस्ट्रेलिया की ग्रासलैंड को जाना जाता है। साथ में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जहां पर ब्राजील, अमेजोन रिवर, ये वाला जो बेसिन है इसे जाना जाता है पंपास। तो साउथ अमेरिका में पंपास। अफ्रीका का नीचे वाला पार्ट साउथ अफ्रीका, उस एरिया में ग्रासलैंड को वेल्ड वेल्ड नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पास में ही है, न्यूजीलैंड में कैंटाबरी प्लेन एरिया मिलता है। और उस कैंटाबरी प्लेन एरिया को ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है, कैंटरबरी। इसके अलावा यूरोप का एक एरिया हंगरी, वहां पर भी ग्रासलैंड काफी ज्यादा मिलता है, प्लेन ऑफ हंगरी, उसे जाना जाता है पुस्टाज। और सबसे लास्ट ब्राजील, कंपोज। तो ये हमने कुछ फेमस ग्रासलैंड के बारे में जाना जो वर्ल्ड में दिखाई देते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट। और इन ग्रासलैंड का इंपॉर्टेंस इस मामले में, क्योंकि ये एग्रीकल्चर, जिस जिस एरिया में जो जो ग्रासलैंड है उस ग्रासलैंड में अब आपको एग्रीकल्चर डेवलप होती दिखाई देती है। तो ग्रासलैंड ऐसा एरिया में प्रोवाइड करती है जिस पर हम अपना फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सारे जो भी एरिया किसी भी कॉन्टिनेंट के हैं वो कहीं ना कहीं नेचुरल ग्रासलैंड का पार्ट थे, और धीरे धीरे वहां पर एग्रीकल्चर होने लगी। तो ग्रासलैंड पशुओं के चारे के लिए, साथ में एग्रीकल्चर के लिए, फूड की नीड्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर जैसे स्नैक्स, ये सारे सारे चीजें पाएंगे।
सांप काफी ज्यादा मिलते हैं ग्रासलैंड में, और भी बहुत सारे छोटे कीड़े मकोड़े आपको मिल जाएंगे। तो ये ग्रासलैंड एरिया जो इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये कुछ नाम जो आपको पता होने चाहिए, कई बार पूछा जाता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बाद डेजर्ट इकोसिस्टम, जो थोड़ा सा और कम रेनफॉल वाला एरिया है, टेम्परेचर काफी हाई होता है, दिन के टाइम काफी हाई मिलेगा और रात के टाइम काफी ठंडा। तो डेजर्ट इकोसिस्टम, इसमें बहुत सारे रेंगने वाले जो एनिमल्स हैं वो आपको दिखेंगे। तो डेजर्ट और डेजर्ट का डेफिनेशन बड़ा सिंपल होता है, कोई भी ऐसा एरिया जहां रेनफॉल, एनुअल जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो, उसी को हम डेजर्ट कहते हैं। तो तापमान, डे के टाइम टेम्परेचर हाई रहेगा, नाइट के टाइम लो रहेगा। उसका रीजन, जितनी जल्दी ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को उतनी जल्दी बाहर भी कर देता है, इस वजह से रातें काफी ठंडी होती हैं। और डेजर्ट दो टाइप के हो सकते हैं, एक कोल्ड, दूसरा हॉट या वार्म। इंडिया में दोनों तरह के डेजर्ट मिलते हैं, जैसे थार डेजर्ट जो अरावली हिल्स है उनके वेस्ट में दिखता है। तो अरावली हिल्स के वेस्ट में इंडिया में जो डेजर्ट है वो एक वार्म डेजर्ट का एग्जांपल है। और फिर हमारे लद्दाख वाले एरिया में कोल्ड डेजर्ट दिखता है, वहां पे भी रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम ही होती है। और ज्यादातर डेजर्ट हमें वर्ल्ड के, अगर ये इक्वेटर है, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर 15 टू 35 नॉर्थ या साउथ किसी भी एरिया में अगर आप जाएंगे तो उस एरिया में ईस्टर्ली विंड का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। मतलब रेनफॉल होगी ईस्ट कोस्ट से, और वेस्ट कोस्ट से जाते जाते रेनफॉल कम हो जाती है। इस वजह से 15 से 35 वाले एरिया को समर के टाइम रेनफॉल नहीं मिलती, या मिलती है तो काफी कम। और सर्दियों के टाइम जब कोल्ड एरा होता है तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, और जैसे ही हाई प्रेशर बनेगा इसका मतलब विंड नीचे की तरफ। और रेनफॉल के लिए लो प्रेशर का होना जब कंपलसरी है, इस वजह से इस एरिया में रेनफॉल काफी कम होती है। और वर्ल्ड के ज्यादातर डेजर्ट इस जोन में वेस्ट की तरफ पाएंगे, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ। जैसे इंडिया में थार डेजर्ट, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। और इंडिया के थार डेजर्ट को माना जाता है कि अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट बना, और सहारा डेजर्ट का एक्सपेंशन अरेबियन डेजर्ट, और अरेबियन डेजर्ट के रूप में
इंडिया का थार डेजर्ट। तो ये सहारा डेजर्ट से चली हुई चीजें अरेबियन कंट्रियों के पास और फिर थार डेजर्ट के रूप में इंडिया में दिखता है। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका में या यूएसए के अंदर भी आपको एक डेजर्ट दिखता है जिसका नाम है मोजो डेजर्ट। ये भी सेम इसी कंडीशन को फॉलो करता है कि वेस्ट पार्ट में रेनफॉल कम, इस वजह से इस डेजर्ट का डेवलपमेंट हुआ है। साथ में आप नीचे आएंगे लैटिन अमेरिका कंट्रीज में, चिली, अर्जेंटीना के आसपास, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो वहां पर आप लोगों ने भी सुना होगा अटकामा डेजर्ट। ये भी इसी का एग्जाम्पल है, अटकामा डेजर्ट। कई बार आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, व्हाई मोस्ट ऑफ द डेजर्ट इन वर्ल्ड फाउंड ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे क्यों पाए जाते हैं। और आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे यूएसए में मोजोव डेजर्ट, साउथ अमेरिका में अटकामा डेजर्ट, इंडिया का थार डेजर्ट, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वर्ल्ड का, अफ्रीका में एक और डेजर्ट जहां पे बहुत सारी ट्राइब रहते हैं, कालाहारी डेजर्ट। ये भी वेस्ट कोस्ट की साइड ही मिलता है। फिर आप एशिया में अगर आओगे तो आपको चाइना और मंगोलिया, इन दोनों के बॉर्डर पर एक डेजर्ट मिलता है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में भी डेजर्ट मिलता है जिसका नाम है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ये सब इसी चीज को फॉलो करते हैं। और यहाँ के जो प्लांट हैं, फ्लोरा, वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं क्योंकि इनके पास एक तो वाटर बहुत कम है, साथ में सॉइल में इतने न्यूट्रिएंट भी नहीं है। तो ज्यादातर डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं वो पहले अपनी लीफ नहीं रखते, पत्तियां नहीं होती। उसका रीजन होता है पत्तियां होंगी तो इवेपरेशन होगा, इवेपरेशन होगा तो वाटर निकलेगा, इसलिए ये लीफ ही नहीं बनाते, वो कांटे में चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कैक्टस, और ये अपने जो स्टेम है उसके थ्रू ही फोटोसिंथेसिस करते हैं जो इनके लिए फूड के लिए जरूरी है। साथ में आपने इंडिया में अगर जाओगे तो एक पेड़ मिलता है बबूल, इसमें कांटे कांटे से ही होते हैं। या आप टच मी नॉट, इंडिया में ये भी मिलता है। छुई मुई का जो पेड़ होता है वो भी एक तरीके का डेजर्ट का ही एग्जाम्पल है। साथ में यहाँ पर जो एनिमल होते हैं वो भी अपने आप को एडॉप्ट करते हैं। जैसे कैमल मिलेगा जिसे सिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है।
तो एनिमल भी अपने आप को एडॉप्ट करते हैं। उनकी खास बात कि ये एक तो जमीन से थोड़ा सा ऊंचा रहते हैं, क्योंकि जमीन में हीट ज्यादा होती है। कैमल की हाइट आप देखेंगे तो काफी ज्यादा होती है। साथ में इनके पैर थोड़े से गद्दे से लगे होते हैं, और ज्यादातर टाइम यहाँ के जो एनिमल है नाइट में एक्टिव होते हैं, दिन में नहीं। दिन में सन की लाइट काफी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ के जो छोटे मोटे जितने भी एनिमल हैं वो ज्यादातर नाइट में एक्टिव होते हैं, डे टाइम में एक्टिव नहीं रहते। और साथ में इनके पास ऐसी ताकत है कि लोग बहुत दिन तक बिना वाटर पिए रह सकते हैं। जैसे कैमल के साथ है, वो अपने कुबड़ में या हम्प में स्टोर कर लेता है, तो एक बार इनको वाटर दिया तो ये स्टोर कर लेते हैं, तो बहुत दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं। और जो एनिमल वेजिटेरियन है वो सीड्स, जो प्लांट के सीड्स होते हैं उसी से अपना वाटर लेते हैं। और इंडिया में जो थार डेजर्ट है वहां पे बहुत सारे एनिमल मिलते हैं, जैसे वाइल्ड एस, गधा, जंगली गधा। साथ में आपको कैमल राजस्थान वाले एरिया में, और इंडिया में जो डेजर्ट फैला हुआ है थार डेजर्ट खासकर, तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन एरियाओं में काफी ज्यादा फैला हुआ है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। आपसे कई बार पूछ भी लिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अरावली हिल्स, उनकी माइनिंग बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत सारे माफिया लोग अरावली हिल से माइनिंग करने लगे हैं, और इस वजह से अरावली हिल्स का डिग्रेडेशन होने लगा। अभी एक न्यूज में भी था कि माफिया लोगों ने अरावली हिल्स की जो 36 पीक थी उनको ही गायब कर दिया, इतनी माइनिंग। इस अरावली हिल्स में रेड सैंडस्टोन मिलता है, जिसका यूज किया जाता है बिल्डिंग को बनाने में। जैसे आप रेड फोर्ट देखेंगे, या दिल्ली एनसीआर में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहां पर भी ज्यादातर चीजें इस रेड स्टोन से ही बनी है, तो इसकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है। तो इसलिए अरावली हिल्स का बहुत ज्यादा माइनिंग किया गया, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि डेजर्ट जो है वो एक्सपेंड होने लगा, और इस डेजर्ट का डेवलपमेंट यूपी का जो एरिया है उसमें भी होने लगा, हरियाणा के बहुत सारे जो एरिया प्लेन थे उसमें भी होने लगा। धीरे धीरे एक्सपेंशन होने लगा। फिर सरकार को भी ये चीज समझ आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें पता चला पहली बात की जो धूल आती थी पहले, उसको पहले अरावली हिल रोक लेता था, लेकिन अब क्योंकि उसकी हाइट काफी कम हो गई है, बहुत सारे लोगों ने वहां से रिसोर्स ले लिए, इस वजह से जो वहां की सॉइल है वो इधर की तरफ एक्सटेंड हो रही है। फिर सरकार ने इसके लिए एक स्टेप लिया कि हम लोग अरावली हिल्स के इधर पूरा एक ग्रेट ग्रीन वॉल, ग्रीन वॉल मतलब ट्री का एक पूरा लाइन बनाएंगे जो बिल्कुल पैरेलल चलेगी अरावली हिल के।
और प्लांट क्या करते हैं, धूल जो होती है उसको रोक लेते हैं, एयर को क्लीनिंग का भी काम करते हैं। तो इस ग्रीन वॉल को बना के इंडिया में डेजर्ट के एक्सपेंशन को रोका जा सकता है, खासकर थार डेजर्ट के एक्सपेंशन को। वरना दिल्ली एनसीआर में भी काफी ज्यादा एरिया डेजर्ट के रूप में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। यहां पर जो क्रॉप की जाती हैं तो उनमें कुछ फेमस मेज, मिलिट्स जो क्रॉप है वो काफी ज्यादा की जाती है यहाँ पर। और मिलिट्स क्रॉप्स काफी ज्यादा रिच है न्यूट्रिएंट में, जैसे बाजरा, ज्वार, बार्ले, जिसे हम लोग खाने में यूज भी करते हैं। तो ये सारी क्रॉप इनके यहाँ कॉमन है और इसी से इनका जो लाइफ है वो चलता है। फिर अगला जो कोल्ड वाला डेजर्ट है, जो इंडिया के लद्दाख वाले एरिया में मिलता है। तो कोल्ड डेजर्ट में थोड़ी सी अलग चीजें हैं। यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए दिक्कत थी, यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम है इसलिए दिक्कत, इसीलिए ये डेजर्ट का डेवलपमेंट हुआ। तो इंडिया का जो कोल्ड डेजर्ट है वो शैडो जोन में है हिमालय के, इसलिए वहां पर रेनफॉल नहीं हो पाती। ऐसे हिमालय है और हिमालय के इस साइड ये है, तो रेनफॉल आ ही नहीं पाती। उसका एक रीजन हाइट बहुत ज्यादा है, और ये स्टार्ट होता है लद्दाख, जो अब यूनियन टेरिटरी इंडिया का, और साउथ में आपको दिखेगा किन्नौर, हिमाचल प्रदेश का एक एरिया, वहां तक इस कोल्ड डेजर्ट का डेवलपमेंट हुआ है। और इसमें कुछ फेमस एरिया लद्दाख, फिर कारगिल, लाहौल, स्पीति, ये एरिया है जहां पर इंडिया का कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। और इस एरिया में क्योंकि हाइट काफी ज्यादा है, ठंडा एरिया है, तो प्लांट काफी कम मिलते हैं। कुछ प्लांट जो मिलते हैं वो है ओक, ये लगभग क्रिसमस ट्री की तरह ही दिखता है और काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है इसकी वुड, हार्ड नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर नहीं मिल रहा। ऐसे ही पाइन के प्लांट भी यहाँ कॉमन है। कुछ एनिमल की बात करें तो इंडिया के इस एरिया में स्नो लेपर्ड, वो आपको दिख जाएगा, जिसको पहाड़ों पर रहना और ठंडे एरिया में रहना अच्छा लगता है। साथ में वाइल्ड याक लद्दाख में काफी ज्यादा फेमस है, पूजा भी की जाती है याक की। तो वाइल्ड याक यहाँ काफी ज्यादा फेमस है। तो ये कुछ एनिमल इस कोल्ड डेजर्ट में पाए जाते हैं और इनके बारे में जानना जरूरी इसलिए कि कई बार आपको स्टेटमेंट दी जाती है कि इस एरिया में टेम्परेचर काफी कम है, ओक पाइन यहाँ के फेमस ट्री हैं,
इंडिया के भी हिमालय वाले जोन में पाया जाता है। स्नो लेपर्ड वाइल्ड याक यहाँ की फेमस एनिमल स्पीसीज है। तो ये जो स्टेटमेंट है ऊपर वाली किस किस के बारे में बात कर रहा है, तो उसमें आपको दो तीन ऑप्शन दिए होंगे, ट्रॉपिकल जोन, कोल्ड जोन, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कई बार स्टेटमेंट देके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आपसे स्टेटमेंट होंगी दो और फिर बोलेगा बताइए कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ट्रू है या नहीं, और क्या वो सही उसकी एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं। उसमें भी आपको इन सबको जानना जरूरी होता है कि भाई किसकी वजह से क्या चीज हो रही है, रीजन क्या है। तो ये हमने डेजर्ट के बारे में जाना। अब अगला जो हमारा टुंड्रा, जो थोड़ा सा ऊपर वाले एरिया में पड़ता है, टुंड्रा इकोसिस्टम, और ये पोल के पास मिलता है। टुंड्रा का मतलब होता है ऐसी लैंड जिसमें कुछ होता नहीं, बंजर भूमि है एकदम। तो टुंड्रा इकोसिस्टम, और ये इकोसिस्टम पाया जाता है पोल के पास, और इसका मतलब होता है टुंड्रा का बैरिन लैंड या बंजर भूमि। और दो तरीके से आपको देखा जाता है, एक तो आर्कटिक ओशियन जो है उसके आसपास आर्कटिक टुंड्रा, उस एरिया में आपको मिल जाएगा। दूसरा अल्पाइन टुंड्रा, जो वहां पे प्लांट मिलते हैं उसके बेस पे ही बोला जा रहा है। ये दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। और टुंड्रा की खास बात, अप्रोक्स 8 मंथ यहां पर आइस जमी होती है, बर्फ की पूरी चादर। और जो वेजिटेशन डेवलप होती है, उस वेजिटेशन को डेवलप होने के लिए मुश्किल से 50 डेज मिलते हैं। 50 डेज में उसे अपना पूरा साइकिल खत्म भी करना है, और फिर अपने सीड्स को बचा के भी रखना है कि अगली बार उसका डेवलपमेंट हो सके। और इसी एरिया में एक टर्म यूज की जाती है, परमाफ्रॉस्ट। इस परमाफ्रॉस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब कोई भी ऐसा एरिया जहां 2 ईयर से ज्यादा अगर आइस डेवलप है, 2 साल से ज्यादा टाइम से वो एरिया बर्फ के रूप में है, तो उसी को क्या हम कहते हैं, परमाफ्रॉस्ट। और इसी के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर कहो या परमाफ्रॉस्ट, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर किसी लैंड एरिया में 2 साल से ज्यादा टाइम तक आइस अगर जमी रहती है तो उसी को परमाफ्रॉस्ट या क्रायोस्फीयर कहते हैं। इसका जो डेवलपमेंट वाला एरिया है वो आपको नॉर्थ कनाडा, कनाडा का नॉर्थ वाला पार्ट है वो डेजर्ट के रूप में ही है। इसके अलावा अलास्का, जिसका एक पार्ट यूएसए के पास है, जिसे रसिया ने बेच दिया था, दूसरा रसिया के पास। ये एरिया भी पूरा आइस से जमा हुआ है।
और अंटार्कटिका टिका जो एक कॉन्टिनेंट है लेकिन पूरा आइस से जमा हुआ है साउथ पोल में, वहां पे भी आपको ये सारी चीज दिखेंगी। और यहां पर वेजिटेशन काफी कम है क्योंकि कंडीशन बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए वेजिटेशन का डेवलप होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर आर्कटिक वेट लैंड, जब आइस थोड़ी सी पिघलती है तो उसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, तो आर्कटिक वेट लैंड डेवलप होती है, उनके आसपास वेजिटेशन मिलती है। जैसे बियर बेरी, बेरी ये एक प्लांट होता है। फिर पास्क्यू फ्लावर्स, वो भी यहाँ पे डेवलप होते हैं लेकिन काफी कम डेवलप होता है। और अगर यहाँ के एनिमल की बात करें तो एनिमल की खास बात, उनके ऊपर काफी मोटी चमड़ी होती है, मतलब फैट ज्यादा होता है, और ये फैट उन्हें सर्दी से बचाता है। अगर ये ना हो तो इन्हें काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तो इनकी बॉडी के ऊपर फैट काफी ज्यादा होता है, लेकिन इनकी जो पूंछ और ईयर्स हैं वो काफी छोटे होते हैं, जो इनकी एनर्जी को सेव करते हैं। तो एनर्जी सेव करने के लिए ऊपर काफी मोटी खाल होगी, लेकिन ईयर्स और पूंछ काफी छोटी होगी। जैसे इसका एग्जांपल पोलर बियर, पोलर बियर। साथ में और भी, जैसे कस्तूरी याक, ये भी आपको दिख जाएंगे। ये इंडिया के लद्दाख वाले जो एरिया है उसमें दिखते हैं। साथ में आर्कटिक फॉक्स, जो भी बिल्कुल पोलर बियर की तरह दिखती है, फॉक्स, वो यहां पे डेवलप होती है। तो ये सारी चीजें आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में दिखेंगी। तो हम लोगों ने इकोसिस्टम में नेचुरल इकोसिस्टम जाना, और नेचुरल इकोसिस्टम में हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या होता है उसके बारे में जाना। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने फॉरेस्ट, उसके बाद ग्रासलैंड, उसके बाद डेजर्ट, और डेजर्ट के बाद टुंड्रा। ये सारा नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है, और नेचुरल इकोसिस्टम में ये चीजें जो होती हैं उनके बारे में हमने जाना। अगली जो हमारी क्लास होगी वो एक्वेटिक, मतलब वाटर में जो इकोसिस्टम पाया जाता है उसके बारे में होगी। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम और उसमें पाए जाने वाले इकोसिस्टम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।